अब हम आते हैं मौजूदा हालात पर भारत की। दोस्तों, जिस तरीके की खबरें आप लोग सुन रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा कि हमारे सीडीएस ने क्या कहा, वो कबूलनामा था कि नहीं था। क्योंकि मैं जब युद्ध विराम हुआ उसके 30 मिनट के बाद न्यूज़ नशा पे मैंने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के 30 मिनट में मैंने जो शब्द बोले थे, वो शब्द ही जब से युद्ध विराम हुआ है अब तक एक-एक करके खोले जा रहे हैं। हालाँकि मैंने अगली 30 मिनट में अपनी बात कह दी थी। आज भी बहुत सारी बातें तो ज़रूर बिटवीन द लाइन की कही जाएँगी, मगर बहुत कुछ खोल के रखा जाएगा जिससे आपको अपना आने वाला भाग्य, भविष्य क्लियर हो जाएगा। हम बारीक नज़र डालते हैं इस वक़्त की घटनाओं पर कि जिस तरीके का रशिया के अंदर हमला किया गया है, हालाँकि उसको वो नस्तो-नाबूद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और ये युद्ध ब्रिटेन की जड़ों तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर अमेरिका की एक चाहत है जिसे हमें बारीकी से समझना चाहिए, और जिस तरह का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था, उस दौरान जिस तरह से रशिया और चाइना के आउटलेट ने दावे किए थे कि अमेरिका इस युद्ध को चाहता है। अब हमें सामने आ रही हैं खुलकर बातें कि क्या-क्या हो रहा है। यानी ट्रंप ने जब ये युद्ध जिस दिन घटना हुई थी पहलगाम की, उस दिन जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका का भारत के अंदर था, और युद्ध विराम में भी उस रोल को दर्शाया जाता है। अब मैं इस कहानी पर नहीं जाना चाहता अभी इस वक़्त, क्योंकि बहुत अर्ली है और ये नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से आप जो है इस पूरे मामले को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें देश हित में, स्ट्रैटेजिक और भारत के हितों में हमें अंडर द लाइन या बिटवीन द लाइन ही रखना पड़ेगा। उससे आगे हम बढ़ते हुए ज़रूर अपनी बात करेंगे। यहाँ जो मैं बिटवीन द लाइन रखूँगा वो ये है कि अमेरिका अपनी तमाम तर कोशिशों को आगे कर रहा है कि भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर चीन के साथ इकट्ठा कर दिया जाए और चीन के साथ एक वॉर में डाल दिया जाए। यहाँ चीन के साथ वॉर में डालने का मतलब अगर आप नक्शे को देखें तो पीओके के अंदर से होकर निकलता है। सीपेक और सीपेक को रोकना मुख्य प्रायोरिटी है अमेरिकन व्यापारियों की। अमेरिका में ग्रेट अगेन के फार्मूले को, चाइना की बढ़त को रोकना जरूरी है। शायद ट्रंप ने जिस तरह की टैरिफ धमकी दी थी, उस धमकी को बिल्कुल सिरे से नकार दिया चाइना ने, और चाइना ने नकारने के बाद अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको आगे बढ़ाया, और ये आगे बढ़ती हुई स्ट्रैटेजी शायद 2 कदम पीछे घसीटने पड़े अमेरिका को। अब नई रणनीति क्या है? देखिए, अब नई रणनीति बिल्कुल जो साफ है वो ये है कि भारत को और खास तौर से, हालांकि पूरी दुनिया की बात की गई है, मगर भारत और चाइना को धमकी दी गई है कि 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है अगर रूस के साथ अ, उनके साथ कोई तेल की लेन-देन की जाती है या उनके साथ किसी तरह के हथियारों की लेन-देन की जाती है, तो फिर आप तैयार रहें कि भारत और चीन पर 500% के टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप द्वारा दी जाने वाली ये धमकी का मतलब है स्पष्ट कि आपको रूस के साथ अपने मुकम्मल रिश्ते खत्म करने होंगे, और जब ये रिश्ते खत्म करने की सजेशन, बैक द डोर विंडो से डिस्कशन और एसेट्स का इस्तेमाल, ये सब चीजें जब की जा रही होंगी, तो निश्चित रूप से ये भी दिखाना जरूरी है कि रूस को हम हरा सकते हैं, रूस को हम कमजोर कर सकते हैं, और ये यकीन दिलाने के लिए बड़े हमले जो है रशिया के अंदर करवाए गए हैं, इस चीजों को बढ़ाने के लिए कि किसी तरीके से भी पश्चिमी जगत अभी कमजोर नहीं पड़ा है, जो यूक्रेन के जरिए रशिया से लड़ रहा है। मगर एक बात रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि इनमें से बहुत बड़ा हमला था, और बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन हमले थे, जो पूरा भरपूर हमला किया गया था, उसको रोक लिया गया है बहुत हद तक, मगर भारी नुकसान भी हुआ है। यहाँ दोस्तों एक बात और समझनी पड़ेगी कि कल तक पुतिन का जो थिंक टैंक है या उसका जो
गुस्सा है या फिर उसको जो झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ युद्ध विराम की बात चल रही थी, ट्रंप बार्गेनिंग चल रही थी, तुर्की में बैठकें हो रही थी, एक मीटिंग और होने वाली है। इसी दौरान पश्चिमी जगत ने, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर, जिसमें से अमेरिका अपना दामन झाड़ चुका है फिलहाल, तो इस तरह से हथियारों को एक साथ वहां पर भेजा गया, जमा किया गया और एक भरपूर हमला किया गया, जिससे ये जो बातचीत थी युद्ध विराम की, लगभग मैं मानता हूं कि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अगला एक्शन कुछ और ही होगा निश्चित रूप से। अब ट्रंप के इस झांसे में, या ट्रंप के द्वारा दिलवाए जाने वाले झांसे में, क्योंकि ट्रंप के पीछे बैठी हुई टीम भी आज भी वही है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और वो किसी भी सूरत में रशिया को खत्म करना चाहती है, चाइना को हराना चाहती है। हालांकि मेरा तमाम कैलकुलेशन ये कहता है कि ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर बार जो अटैक होता है वो धोखे से होता है। एक तरफ बातचीत की टेबल पर लाया गया और यकीन दिलाया गया कि कल डील हो सकती है, परसों डील हो सकती है, और ठीक उसी दौरान जिस तरह 2014 में युद्ध बंद करवाकर पश्चिमी जगत ने फिर से यूक्रेन को एम्पावर किया, और एम्पावर करके फिर से उसके लिए नाटो के दरवाजे खोले, और उसके बाद फिर उससे हमला करने पर रशिया को मजबूर किया। ठीक उसी तरह का भारी हमला इस वक्त जो किया गया है, वो किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी, यानी दुनिया में शांति की तरफ बढ़ते हुए कदम, चाहे उसमें ट्रंप का प्रयास हो, जेडी वेंस का प्रयास हो, इसको पूरी तरह से समाप्त मैं मानता हूं कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर इसमें संलिप्तता कहीं से भी इजराइल की पाई गई, तो जो एक स्ट्रैटेजिक मामला है, क्योंकि इजराइल को पालने वाले बैंकों के मालिक हैं, और बैंकों के गिरवी जो है पूरी दुनिया है, उनके बगैर फिलहाल लगभग 5 साल तक दुनिया नहीं चल सकती, तो उनको धीरे धीरे समाप्त करना है। उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए बहुत बड़ा खात्मा तो नहीं किया जा सकता, मगर कोई बड़ा रिटेलिएट करवाया जा सकता है, और यहाँ खाड़ी की जियोपॉलिटिक्स में मौजूदा एक्टिविटी में कोई फर्क देखने को मिल सकता है। घूमकर हम वापस भारत में आ जाते हैं। मैं ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करूंगा, लंबा एपिसोड भी नहीं करूंगा। भारत के, चाहे हमारे एयर चीफ हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे देश में दिया गया बयान हो कि हमको डिलीवरी नहीं की गई, चाहे यहाँ विदेश में बात कर, ब्लूमबर्ग के साथ बात करते हुए ये कहा गया हो कि कितने गिरे ये मायने नहीं रखते हैं, मगर क्यों गिरे ये मायने रखते हैं, का मतलब क्यों गिरे का मतलब गिरे। तो अब ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि एक्सेप्ट हो चुकी है चीजें। मैंने तो पहले 30 मिनट में ये बात बोली थी। तो आ, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए, सवाल ये उठता है कि ये क्या है एक्चुअली। ये है कि एक तरफ टैरिफ का दबाव, और एक तरफ व्यापार युद्ध का दबाव, दूसरी तरफ रशिया से संबंध तोड़ने का दबाव, तीसरी तरफ चीन के साथ टकराव बढ़ाने का दबाव, और उसके बाद हथियारों को डिलीवर ना करने पर किसकी कमी है, ये इस पर चर्चा ना होने देने के बजाय हमारा जो बेसिकली एक सेंटेंस बोला गया उसे बड़े गौर से समझने की जरूरत है। उसमें कहा गया जो एचएल, जो भारतीय स्टेट की कंपनी है, उसके अलावा इसमें प्राइवेट प्लेयर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि डिलीवरी हो सके। ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के पीछे मुझे अडानी अंबानी के साथ साथ लॉकहेड मार्टिन और पश्चिमी जगत की, इजराइल की, फ्रांस की वो कंपनियां नजर आती हैं जो भारत में आकर हथियार बनाएगी। अब मेरे कुछ सवाल हैं जिससे आपको अपना भाग्य जो है वो स्पष्ट नजर आना चाहिए। मेरे सवाल बड़े स्पष्ट है कि मैनिपुलेशन करके जो है संवाद आपके सामने आ जाते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने आ जाती है, और ये स्टेटमेंट को आप, क्योंकि शक की नजर देखने की तो तब जरूरत आएगी जब आपको दाएं बाएं की बातें पता होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज यूक्रेन में तमाम हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रशिया समर्थित न मिलिशिया को हराया जा चुका है अभी तक, ना ही यूक्रेन को जिताया जा चुका है। एक तरफ पूरी दुनिया है, दूसरी तरफ रूस है। एक तरफ व्यापार में पूरी दुनिया है, दूसरी तरफ चीन है। ये रणनीति एक अलग दिशा में चली गई है, मगर मैक्सिमम इलाके पर, जैसे कि भारत पर जिस तरह का एक्शन दिखाई दिया, जिसकी वजह से मजबूरन एक पोस्चरिंग रशिया को करनी पड़ी कि पाकिस्तान में बड़े मुद्दतों से बंद पड़े अपने प्लांट को फिर से एक अच्छी खासी फंडिंग करके इस्तेमाल के लिए खोलना,
और फिर यहीं से गैस पाइपलाइन और इवन अगर कजाकिस्तान के रास्ते, माफ करना ये अपना किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते भी अगर अपनी गैस लाइन को लेकर आगे आता है, तो फिर वाया ईरान या फिर वाया पाकिस्तान ही ग्वादर में या चाहे सीपैक के साथ वो अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकता है। तो अगर इस तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब साफ है कि भारत की वो इम्पोर्टेंस अब रशिया के पास नहीं बची है। इम्पोर्टेंस रशिया की तरफ से नहीं बची है। यहाँ हमें याद करना चाहिए कि जब यूक्रेन के साथ वार चल रहा था तो हम मोदी जी जो है वो यूक्रेन जाते हैं, और इस यूक्रेन जाने का मतलब तब जाते हैं जब वहां का राष्ट्रपति जेलेंस्की बाकायदा भारत को गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है, और फिर अमेरिकी दबाव आता है और उसको मैनेज करने के लिए जाया जाता है, जहां पर पुतिन को सलाह दी जाती है, जिसे सार्वजनिक मीडिया में कहा जाता है ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। जब हमारे उस दोस्त को हमारी जरूरत थी, जहां हमारी जगह पर नॉर्थ कोरिया खड़ा है, हमारी जगह पर चीन खड़ा है, हमारी जगह पर ईरान खड़ा है, और इनके साथ अब रशिया खड़ा है, मगर 65 में वो हमारे साथ खड़ा था, वो 71 में हमारे साथ खड़ा था। सातवां बेड़ा हटाने के लिए अपनी सीमाएं लगा दी थी। शिमला समझौते पर उनकी एजेंसी ने बैठकर साइन करवाए थे, जो हमारी लड़ाई में प्रैक्टिकल शामिल था। आज हम उसे ज्ञान दे रहे हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। ये एक अमेच्योर डायलॉग बाजी, और ये डायलॉग बाजी का नतीजा जो है कि जब आपको बुद्ध का नहीं युद्ध का समय चाहिए और ये बुद्ध की नहीं आपको युद्ध की जरूरत है, तो ऐसे में आप जिसे बुद्ध का ज्ञान दे रहे थे युद्ध का ज्ञान कैसे दे सकते हो? ये एक बार फिर सोच लेना। मैंने अपनी एक पोस्ट में कहा था कि भारत शायद बिल्कुल खाली हो चुका है कूटनीतिज्ञों से, और बिल्कुल कोई लीडरशिप ऐसी नजर नहीं आती कि गहरी खाई में जाते हुए भारत को बचाया जा सके। उसकी वजह यह है कि मैंने कारण बता दिया है कि अब मजबूरी में अगर राउट होकर जो है पाकिस्तान भी अपना नया रास्ता पाकिस्तान के जरिए अगर खोज रहा है रशिया, उसके ये मतलब नहीं होता कि भारत से कनेक्शन तोड़ देंगे, मगर जो नई रणनीति बनाई जा रही है, जो 500% भारत पर टैरिफ का धमकी दी जा रही है, जो व्यापार की धमकी दी जा रही है, जो लोगों को स्टूडेंट्स को निकालने की धमकी दी जा रही है, जो दो बड़े व्यापारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेकर उनको बर्बाद करके यानी तोते की मुंडी निचोड़ नोट तोड़ने की जो धमकी दी जा रही है, इन सब के पीछे एक ही चीज है कि रशिया से संबंध खत्म करो, चाइना के साथ चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए अपनी जमीन का जो है कि फर्टाइल बनाने की तैयारी करो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए कौन इसमें स्टेटमेंट दे रहा है, कौन अधिकारी है, कौन ऑफिसर है, कौन नेता है, कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है स्टेट। मैं स्टेट टू स्टेट बात कर रहा हूँ, स्टेट टू स्टेट हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि स्टेट में किस स्टेट के एक्शन से क्या होगा। नेता आते हैं जाते हैं, आएंगे चले जाएंगे। ना मुझे मैं किसी पार्टी के समर्थन में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं जियो पॉलिटिक्स में स्टेट की नीति पर बात कर रहा हूँ, एक स्टेट दूसरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, यानी रशिया, चीन, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका और पश्चिमी जगत देशों की बात कर रहा हूँ। इनके राष्ट्रपति कौन है, इनके प्रधानमंत्री कौन है, ये मेरी नजर में कोई मायने नहीं रखता। उन स्टेट्स की पॉलिसी क्या है ये मायने रखती है, और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अमेरिका की पॉलिसी ये है फिलहाल के भारत का एक पूरा भरपूर दबाव बनाकर इस्तेमाल किया जाए, और वो इस्तेमाल के लिए एक हथियार बनाने के लिए जगह दी जाए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमने ब्रह्मोस बनाई, हमने मिसाइल तकनीक की, हमने टैंक तकनीक डेवलप की है, हमने रशिया के साथ मेक इन इंडिया के तहत कई प्रोजेक्ट किए हैं, तो फिर हमें जो है अ, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बड़ा खुल के ही बोलूं कि पाकिस्तान पर जो हमने भारी हमले किए हैं, सफल हमले किए हैं, एयरबेस उड़ाए हैं, उसमें रशिया कोलेशन तकनीक ब्रह्मोस और उनकी मिसाइल तकनीक शामिल थी, और जो फ्लॉप मिसाइल हुई हैं वो इसराइल की और फ्रांस की मिसाइल थी। ये स्पष्ट तौर पर आप समझ लें। अब वो फ्लॉप मिसाइलों को भी अब अपने उद्योग की जगह देंगे, बनाएंगे, तो आप निश्चित रूप से देश हित में नहीं बल्कि आप किसी निजी व्यापारी के हित में बनाएंगे, या फिर आप अपनी किसी मजबूरी में बनाएंगे। कम से कम स्टेट का मुझे कोई फायदा लॉन्ग टर्म में नजर नहीं आता है, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट विजन है और कैलकुलेशन है जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट के तौर पर, जिसकी गहरी नजर लगभग 40 साल से है। उस नजरिए से अगर मैं देख रहा हूँ
तो मैं किसी सूरत में मजबूत नहीं पा रहा हूं अमेरिका को। धीरे धीरे अमेरिकन कंपनी या तो राउट कर जाएंगी या अपना वजूद खो देंगी। अब पश्चिमी ब्रिटेन जो है वो आखिरी लड़ाई रशिया के साथ लड़ रहा है यूक्रेन के जरिए। निश्चित रूप से जब ये युद्ध या तो और बहुत तेज भड़क कर बंद होगा या फिर ऐसे ही बंद होगा, तो इसमें ब्रिटेन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब ये दौर एशिया का है और एशिया में से भारत अमेरिका के दबाव में अपने आप को किनारे में खड़ा कर रहा है। और अगर ये नीति थोड़ी दूर आगे चलती है और दबाव मान लिया जाता है, तो आप लिख के रख लीजिएगा स्टाम्प पेपर पे, भारत अगले 25 साल तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा और दिन ब दिन अपने मित्र, अपने रूट और अपना व्यापार खोता चला जाएगा अपने कंपटीशन में। क्योंकि अमेरिका को, अमेरिकन नीतियों को जो जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसे खत्म कर देते हैं, चूस लेते हैं और उसे गुलामी के जंजीरों में जकड़ लेते हैं। बड़ी आसानी से एक बार उनके चुंगल में फंसा हुआ आजाद नहीं होता है। राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ट्रंप चाहकर भी रशिया के अंदर हमले को नहीं रोक पाया है। ट्रंप चाहकर भी शांति नहीं कर पाया है। पूरी कोशिशों के बावजूद ये स्टेट पॉलिसी, स्टेट में बैठे हुए लोग होते हैं। मेरी बातों का स्टेट पर कोई असर होगा ये मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि हमारे स्टेट की जो मशीनरी है वो वॉश आउट हो चुकी है। जबकि आप एक एक एग्जांपल मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूँ। अभी तक हमारे तमाम फायदे, तमाम प्रॉफिट, तमाम चीजें जुड़ी हुई थी संप्रभुता रशिया के साथ। और अगर हम रशिया के साथ मजबूती से जुड़ते तो चाइना के साथ अच्छे रिश्तों की गुंजाइश थी। मगर हमने व्यक्तियों के लिए, देश के लिए नहीं, वो व्यक्ति अमेरिका में भारतीय रेजिडेंट हो सकते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यहाँ के व्यापारी हो सकते हैं, गुजरात के व्यापारी हो सकते हैं। इन सब के हितों को देखते हुए हम अमेरिका की तरफ भारत की पॉलिसी को जो है राउट करते गए और यहाँ तक के दबाव तक आ गए हैं। अब हमने बस जो हमारा स्टेटस था सार्क में लीडरशिप का, सार्क में ताऊ जी का, ये सब हम गवा चुके हैं। इसके अलावा इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में ओशियान के देशों से लेकर सार्क के देशों तक जो जो एक जियो लोकेशन महत्वपूर्ण थी रशिया के लिए, शायद हम उसको भी महत्वहीन कर चुके हैं। ये क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज को डेवलप नहीं किया है। वो एक तो हथियार बनाने वाली कंपनी जो इस युद्ध में हार जाएंगी, मगर तुम्हारे अंदर एंटर करने के बाद तुम उन्हें नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो कोई भी कंपनी लगाने से पहले सिस्टम को कब्जे में करती हैं और शायद सिस्टम या तो कब्जे में हो चुका होगा या फिर डॉट डॉट डॉट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपने हित और अहित की परवाह किए बगैर एक बहुत गहरी खाई की तरफ जा रहे हो। और अगले 10 साल किसकी सत्ता होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस जियो लोकेशन और जियो पॉलिटिक्स के कड़े वार को और जंजीरों के जकड़ाव को देख रहा हूं, उससे मुझे लग रहा है कि अगले 10 साल भारत के बहुत बुरे गुजरने वाले हैं, जहां दिन ब दिन एक एक चीज कम होती चली जाएगी, ना कि बढ़ती चली जाएगी। ये गलतियां जो हो चुकी हैं वो बड़ी डेंजर है। मैं इसे देश हित ही समझिएगा कि मैं एक एक चीजों की मैपिंग करके बता सकता हूँ, चूक कहाँ हुई है, कितने मिनट चली है, कितने मिनट में क्या हो गया है। ये सब बातें मेरे से मत कहलवाइए। और जो बेसिकली मेरे ख्याल से मैं अपने मुद्दे की बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपको जो समझना है समझें, जो नहीं समझना है वो ना समझें। कुल मिलाकर इस जियो पॉलिटिक्स में जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बार बड़ी तेजी से कई इलाकों में युद्ध और बढ़ सकते हैं और वो फिर ठंडे किए जाएंगे। और उसके बाद भारत को छोड़ के एशिया के देशों का राज और उनकी तरक्की के दिन अफ्रीका की तरफ बढ़ते हुए दिन शुरू हो चुके होंगे। भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ये लिख के रख लेना। अब ये रिवाइज नहीं होगा, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास न लीडर है, न थिंक टैंक है, न ऑफिसर है। कुल मिलाकर
बिल्कुल एक अर्थविहीन जो है भीड़ है, और ये गूढ़ रहस्यों का मुकाबला नहीं कर सकती, और अपनी अपनी लालच, अपनी अपनी मजबूरी और अपनी अपनी मतलब एक छोटी सोच, महदूद यानी लिमिटेड सोच के कारण सब कुछ जो है खोता चला जाएगा, और जितना फड़फड़ाएंगे उतना टाइट होते चले जाएंगे। याद रखना मेरी बात, क्योंकि पश्चिमी जगत धर्म की रिपोर्ट पेश करेगा। माफ करना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर मैं कहूँ कि वो मुसलमानों के हित में और हिंदुत्व के खिलाफ जो है रिपोर्ट अमेरिका में दर्ज की गई है, पेश की गई है, इसको उसको प्रेशर टैक्टिक में इस्तेमाल किया गया है कि तुम्हारे यहाँ फ्रीडम नहीं है, तुमने इतना ये किया, उनके खिलाफ ये हो रहा है, उनके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये सब बातें की गई है। ये ब्रिटेन में भी की जा रही हैं। मैं जानता हूं कि ये मुसलमानों के हित के लिए नहीं की जा रही हैं, बल्कि भारत को गुलाम बनाने के लिए, जो कि बनने के लिए तैयार है, बनाने के लिए इन सब चीजों का दबाव किया जा रहा है। कोई भी मुसलमान कम से कम बेवकूफ़ी न करे, वो ये ना समझे कि अमेरिका कोई मुसलमानों के हित में इस तरह की रिपोर्ट पेश करता है, बल्कि कम अकल और बेवकूफ किस्म के नेताओं को अपनी जूतियों के नीचे लाके गुलाम बना के उन पे अपने काम करवाने के लिए इस तरह की रिपोर्टों का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि मीडिया इस देश की जनता को आंख खोलने नहीं देगा, उसकी वजह यह है कि समर्थन हमें रूस से चाहिए, सपोर्ट हमें रूस से चाहिए, और मीडिया जनता की जो जहनसाजी है, जो माइंड डाइवर्ट है, वो पूरी तरह अमेरिका का करता आया है। अब भी जबकि अमेरिका भारत को धमका रहा है, टैरिफ लगा रहा है, बर्बाद करने का प्लान बना चुका है, सब कुछ करने के बाद भी भारतीयों के मन में जो आदर और प्रेम है वो सिर्फ अमेरिका के लिए है। ये कमाल मीडिया का है, मीडिया अंबानी और अडानी का है। और जो तुम्हारा समर्थक हो सकता था या फिर बर्बाद होतों को जो बचाने आएंगे, वो उनको उनके प्रति इस वक्त जनता के दिलों में नफरत होगी, और ये नफरत आहिस्ता आहिस्ता 25 या 20 साल के बाद ही डाइवर्ट हो पाएगी, अभी ये नहीं हो पाएगी। तो प्रोग्राम को अपना